हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली पांडे और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर, जहां पर मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूं। एंड मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी बच्चों। अगर आज आपसे कोई भी पूछे कि भाई दीपाली मैम की क्लास में क्या मैटर है, तो आपको क्या बोलना है? आपको सिर्फ इतना सा जवाब देना है कि भाई आज हम इंग्लिश में नहीं जानते क्या मैटर है। मैम ने हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया है व्हाट इज़ दी मैटर। ठीक है, तो भाई मैटर से शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं बोलूँगी कि भाई केमिस्ट्री में बच्चों आप लोग ना एक स्टार्टिंग करने वाले हो। फाइन, अभी तक आपने जो चैप्टर 1 और 2 पढ़ा है केमिस्ट्री का, there was nothing in that. बट येस, ये दीपाली मैम की गारंटी है कि अगर आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से कर लिया, तो आप ना तो कभी केमिस्ट्री भूलने वाले हो और ना ही दीपाली मैम को भूलने वाले हो। ठीक है, तो भाई आपको मुझे फॉलो करना है, आपको मेरे कहे मुताबिक चलना है। ठीक है, एंड दिस इज माई गारंटी दैट यू विल बी गिविंग योर बेस्ट। फाइन, तो चलो शुरू करते हैं। मैं हेडिंग डालने वाली हूँ मैटर, क्योंकि जैसा जो है केमिस्ट्री में बच्चों 2 चैप्टर ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जिसमें एक रहा है कि मैटर इन आर सराउंडिंग्स और दूसरे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो केमिस्ट्री में क्लास 9th में हम लोग बहुत स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की, बट जैसे जैसे हम स्टेप बाइज स्टेप बढ़ते जाते हैं, हम टर्म 1 क्लियर करते हैं, हम टर्म 2 में पहुँचते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है केमिस्ट्री में। तो चलो मैटर की बात है, तो मैटर में क्या है कि भाई हर एक चीज हमारे आसपास की, इवन यू, आप भी मैटर हो, यू आर ऑल्सो अ मैटर, क्योंकि आपको बैठने के लिए, लेटने के लिए, चलने के लिए, उड़ने के लिए, हर चीज के लिए स्पेस चाहिए, हर चीज के लिए आपके पास एक मास है, आपके पास एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है। फाइन, सो दैट इज वाई व्हाट आर यू, यू आर अ मैटर। अब अगर हम मैटर को बहुत डीप में जा कर के देखें, उसको समझने की कोशिश करें, अगर हमने कोई मैटर लिया और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये मैटर बना किससे है, इसको तोड़ा, इसको और तोड़ा, इसको और तोड़ा, इसको और छोटा तोड़ा, और छोटा तोड़ा, और छोटा तोड़ा, भाई इतना छोटा तोड़ा, इतना छोटा तोड़ते गए कि एक स्टेज आई कि भाई मैटर की वो सबसे छोटी सी यूनिट, जिसके बाद आप मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते। आपने मैटर को ब्रेक किया, अपने मैटर को और ब्रेक किया, अपने मैटर को ब्रेक किया और एक ऐसी स्टेज में पहुंच गए कि अब आप मैटर को और ब्रेक नहीं कर सकते। सो दैट स्मॉलेस्ट थिंग जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर की, जिससे मैटर बना है, उसको हम बोलते हैं एटम। फाइन, सो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। जब एटम्स जुड़ते हैं, सिमिलर काइंड के जब एटम्स जुड़ते हैं, तो क्या बनता है? एलिमेंट। अगर आप एलिमेंट को देखोगे तो प्योरेस्ट फॉर्म, ये जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है। जैसे मैं बात करूं गोल्ड की, भाई मुझे गोल्ड का सैंपल मिला, ठीक है, गोल्ड का मैंने एलिमेंट्स लिया, अब मैंने उसके अंदर देखा बहुत छोटे 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 से ये जो है ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दीज ऑल आर दी एटम्स ऑफ गोल्ड। फाइन, तो एलिमेंट क्या हुआ? एलिमेंट क्या हुआ? सिंपल काइंड के, मीन सिंगल काइंड के एटम्स जब आपस में जुड़ रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? एलिमेंट। अब सेम वे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, क्योंकि चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल और हमने इसको बहुत ही शानदार ओपनिंग मैटर से शुरुआत की एंड स्लोली हम अपने टारगेट पे क्या कर रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं। हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, हमने जो है एटम्स के बारे में पढ़ना है, हमने एटम को और थोड़ा सा डीप में देखना है। बट मॉलिक्यूल क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? आपने मॉलिक्यूल के बारे में सुना है जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं इन अ फिक्स रेशियो, तो उसको हम बोल देंगे मॉलिक्यूल। जैसे वाटर,
वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, CO2। ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6। फाइन। इसी तरीके से शुगर का क्या है, C12H22O11। तो इस तरीके से क्या है भाई, हर एक मॉलिक्यूल में एक क्या है, डिफरेंट रेशियो है, एक फिक्स्ड रेशियो है किसका, एलिमेंट्स का। तो इस तरीके से जो है वो केमिकली कंबाइंड हुआ है, उसको हम बोल दे रहे हैं मॉलिक्यूल। इससे ज़्यादा हम नहीं जानेंगे इस चैप्टर में। फाइन। तो अब अगर बात करें एटम की, एटम पर लोगों ने बहुत सारी थ्योरी बनाई हुई है, ठीक है। एटम्स आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, एटम्स एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि भाई लॉज क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन के। अगर हम बात करें भाई एटम की, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है वो तो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताऊं बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दे रखा है केमिस्ट्री का, देयर समवेयर मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ाने चाहिए और उसमें से कुछ टॉपिक हम इस चैप्टर के बाद में कवर कर सकते हैं। बट अगर मैं ऐसा करूंगी तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। बट हाँ, कुछ ना कुछ मैटर में चैप्टर 4 का भी ना बीच में डालती रहूंगी, जिससे जो लोग मेरे टॉपर्स बच्चे हैं वो लोग सफ़र ना करें, उनको ऐसा ना लगे कि भाई ये चीज़ कहाँ से आई। और मुझे पता है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं दे ऑल आर टॉपर्स, ठीक है। दैट इज़ वाई यू आर विद मी। फाइन। तो चलो, अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बात करें, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यस फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देयर इज नो रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में उनका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि एटम्स का इंटरेक्शन कैसे होता है। जैसे आप लोग अपनी क्लास में जाते हो, फाइन, आप अपनी क्लास में जा रहे हो बच्चों, सपोज करो आप क्या हो, आप एटम हो, आप आइटम नहीं हो, आप एटम हो, ठीक है, आप एटम हो, ठीक। अगर आप एटम हो तो आपका एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसा है, क्या आप आइसोलेटेड रहना पसंद करते हो, क्या आप अपने जैसा ही दोस्त बनाना पसंद करते हो, या फिर आप डिफरेंट ग्रुप में बैठना पसंद करते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, योर नेचर। फाइन, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट बच्चों, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड जो सेकंड वाला वो हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये जो दोनों लॉ हैं इनको किसी ना किसी ने दिया है, मतलब आई मीन टू से कि जब भी आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में किसी नए रूल को पढ़ते हो, किसी नए लॉ को पढ़ते हो, तो उसकी डिस्कवरी किसी ना किसी ने की होती है। कोई एक महान विभूति को भगवान ने भेजा होता है अर्थ पर, और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होती है, और फिर इस तरीके के लॉज हमको दिए हुए होते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं भाई कि मैम क्या बात कर रही हो, ऐसे लोगों को तो हम बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। भाई कुछ तो रिस्पेक्ट कर लिया करो, भाई गुरु हैं वो, उन्होंने इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया है, और हो सकता है फ्यूचर में आप में से कोई भी गुरु बन जाए, ठीक है। तो अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, रिस्पेक्ट देख करके बोलना है सबको, चाहे कोई भी कैसा हो, हमें अपने माउथ से जो है अच्छे अच्छे शब्द ही निकालने हैं सबके लिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही सिंपल सा लॉ, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नीदर be created nor destroyed, ठीक है। It always remains
same. It always remains constant. In a chemical reaction. दिस इज़ द लॉ. इस लॉ का एक मीनिंग है, आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला लॉ. बच्चों लिखा गया है बोर्ड पर, अगर आप लोग पढ़ो तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है. मतलब मैं इसको अगर सरल शब्दों में कहूँ तो सपोज करो आपकी मम्मा किचन में है, ठीक है. अब आप ये मत कहना कि मैम आप किचन के एग्जांपल देती रहती हो. हाँ हम लोग बात कर रहे थे किचन की. भाई मम्मा किचन में है, मम्मा ने किचन में आटा लिया, ठीक है. आटा लेकर उसमें पानी मिला दिया. अब आटा सपोज करो उन्होंने आटा लिया 1 किलो आटा ले लिया, 1 किलो उसमें पानी मिलाया. उसके बाद जो आटे का जो डो मतलब जो तैयार हुआ, जो भी आप बोलोगे नया जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, जिसकी आप रोटियां बनाने वाले हो, तो उसका जो मास होगा ना दैट विल बी इक्वल टू दी टोटल मास ऑफ जितना आपने फ्लोर लिया था और जितना आपने पानी मिलाया, उनको टोटल अगर हम कर दें मतलब 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. समझ गए ना. मतलब जितना आप जो है रिएक्टेंट्स लेने वाले हो उतना ही क्या बनने वाला है, उतना ही प्रोडक्ट बनने वाला है. तो इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम. ये भी आप लिख सकते हो. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल mass of reactants and total mass of products is always constant. So this is the law of conservation of mass. ठीक है. तो मैंने मान लिया कोई रिएक्शन है जिसमें A और B ने कंबाइन करके बनाया C and D. अब बच्चे जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो भी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. तो भाई अगर मैं मानूँ ये दोनों रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, बन रहे हैं. अगर मैं मानूँ A का जो मास है वो मैंने लिया है Ma, अगर मैं मानूँ B का जो मास है वो मैंने लिया है Mb, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विच इज Ma + Mb दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. M सफिक्स में मैं C लिखूंगी एंड M और सफिक्स में मैं D लिखूंगी. तो यानी कि मुझे सिंपल सा ये स्टेटमेंट लिख देना है अगर मेरे टीचर्स ने मुझे स्कूल में पूछा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक क्वेश्चन आपके लिए जो मैं दे रही हूँ वो ये है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है. आज के आपके फेवरेट जो हैं बोल सकते हो फेमस पर्सनालिटी कौन है जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है. फाइन. तो कुछ काम आप भी करोगे, कुछ काम मैं भी करूँगी. आप लोग मेरी क्लास में इंटरेक्शन करोगे देन ओनली हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो पाएगी, हम लोग एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन पाएंगे. आप लोग अगर मेरी क्लास में हो और आपको लगता है कि मैम हमें अच्छा पढ़ा रही है, तो आप लोगों को एक काम करना है, आपको मेरी वीडियो को शेयर करना है उन सभी बच्चों को जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर वन चाइल्ड, इट इज़ फॉर एवरीवन जिसको भी नॉलेज लेनी है, ठीक है, जिसको भी कुछ ना कुछ सीखना है, तो आप प्लीज़ उसे मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो बच्चों. एंड येस अगर उसका भला होता है तो देन यू विल बी अ नोबल कॉज फॉर दैट पर्सन. फाइन. तो पर्सन विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दैट थिंग. तो भाई हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया है. अब अगर मैं आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दूँ, जैसे मैंने बच्चों एक क्वेश्चन लिखा कि भाई व्हेन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन breaks down after heating to provide 3 gram of quicklime and X gram
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड एक्स। देखो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन दिया, जिसको हमने अगर हीट किया तो हीट करने के बाद उसने 2 प्रोडक्ट दिए, एक तो उसने क्विकलाइम बनाया, दूसरा उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो आपको ये बताना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। तो जैसे अगर मैं मानूँ कि CaCO3 जो है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको मैंने हीट किया, दिस इज, अगर मैं ट्राइंगल बना दूँ इसके ऊपर तो ये क्या है, ये हीटिंग का साइन देता है। तो मुझे मिल रहा है CaO जिसका नाम है क्विकलाइम, प्लस यहाँ पर बनता है CO2 जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि टोटल मास ऑफ CaCO3, बिकॉज देयर इज ओनली 1 पार्टिसिपेंट, तो टोटल मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ CaO एंड टोटल मास ऑफ CO2। तो मैं ना इसको क्या करती हूँ, पेंसिल लेती हूँ, पेंसिल तो है नहीं, आप लोग पेंसिल ले लो, उसको रफ में ऐसे लिख दो, इसको 5 ग्राम लिख दो, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, 3 ग्राम लिख दो, और इसको x ग्राम लिख दो। अब इक्वेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस 5 ग्राम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 5 ग्राम इज इक्वल टू 3 + x, ठीक है। मतलब मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ CO2। तो भाई x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 - 3 यानी कि 2 ग्राम। तो यानी कि ये जो वैल्यू हो गई दिस इज व्हाट, दिस इज 2 ग्राम, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपके NCERT में एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। वो एक्टिविटी क्या कहती है कि आपको जो है प्रूफ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई होप आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि कैसे वो एक्टिविटी को करना है, ठीक है। केमिस्ट्री से डरना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको एक स्टोरी बना करके समझना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी क्लास को बोरिंग बनाऊं और आप लोग जो है सोने लगो, मेरा ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है बच्चों। मैं चाहती हूँ कि इफ़ यू आर कनेक्टेड थ्रू मी, आप मेरी क्लास में एंजॉय करो, ठीक है, एंड आप जगे रहो। मेन चीज़ तो है आप लोग जगे रहो, फाइन। तो सोना मत, ठीक है। एक एक्टिविटी जो है जो कि हमें डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो, टू डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सारी चीज़ें मैं बोर्ड पर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो लिखना चाहते हैं नोट्स को वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्टिविटी लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको एम ऑफ द एक्टिविटी लिखना होगा, जो कि मैंने लिख दिया है। देन आपको यहाँ पर लिखना है मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो बच्चों एक तो चाहिए आपको कॉनिकल फ्लास्क, एक आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब, कुछ एक थ्रेड चाहिए, एक कॉर्क चाहिए, आपको सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, और आपको बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। केमिस्ट्री में आपको एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री ना बहुत कलरफुल होती है। C फॉर केमिस्ट्री एंड C फॉर कलरफुल, और जो कलर्स होते हैं ना वो सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए केमिस्ट्री को आप लोग अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, मैंने उसको ऐसे लिया, एंड मैंने इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने कोई सोल्यूशन ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ले लिया बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। मैंने ना इसके ऊपर एक कॉर्क लगा दिया, और कॉर्क लगा के मैंने इसमें एक थ्रेड लिया है, और थ्रेड के थ्रू मैंने एक थ्रेड लिया हुआ है, और मैंने थ्रेड के थ्रू जो है ये थ्रेड यहाँ पर बाइंड करके, और मैंने एक इस तरीके की टेस्ट ट्यूब बनाई हुई है, ठीक है। ड्राइंग मत देखना, ओके। अब मैंने एक थ्रेड ये टेस्ट ट्यूब बनाई हुई है, और मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों को ना मतलब एक साथ इस तरीके से रखा है। मतलब थ्रेड को इतना टाइट कर देना है यहाँ से कि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन है वो इसमें गिरे ना, अभी गिरे ना सॉल्यूशन में, ऐसा करना है, ये दोनों मिक्स ना हो। मैंने ना इसके जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने ले लिया है Na2SO4 का सॉल्यूशन,
ठीक है, Na2SO4 का सोल्यूशन। अब एक चीज़ हमने और की है बच्चों, इसको ना मिक्स करने से पहले हमने लैब में अपना जो भी सोर्सेज है उसकी हेल्प से वी हैव फाउंड आउट कि भाई मास कितना है बेरियम क्लोराइड का, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है भाई Na2SO4 का मास कितना है। तो भाई अगर ये X है और ये अगर Y है, मान लिया, कुछ भी मान लिया, नहीं पता भाई, मान लिया X और Y है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है ना, इसको यहाँ को थ्रेड को जो भाई यहाँ पर बिल्कुल टाइट हो रहा था, इसको ना कॉर्क को थोड़ा सा शिफ्ट करके इस थ्रेड को लूज कर देना है। अब जब इस थ्रेड को लूज करेंगे तो जाहिर सी बात है, सोचो क्या होगा भाई, ये जो थ्रेड है ना इसमें ऑलरेडी जो सोल्यूशन भरा हुआ है वो टिल्ट हो जाएगा। इसको अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने का तो मेरा बहुत मन करता है भाई, मैं अपनी ड्राइंग की कमी ऐसे ही पूरी कर लेती हूँ। ये देखो कितना सुंदर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे मैं अगर टेस्ट ट्यूब को ऐसे बना दूँ ना, देखो तो भाई ये थ्रेड यहाँ से लूज़ हो गया है। अब इतना कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे दिखाने का। देखो ये सारा सोल्यूशन ना आपस में हो गया मिक्स, ये सारा मिक्स हो गया सोल्यूशन, ठीक। अब हो गई रिएक्शन हो गई है, तो अब क्या बन रहा है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ Na2SO4 ने जब BaCl2 से रिएक्शन की तो भाई दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने के लिए आपको मिलेगा जो कि होगा सॉलिड इन द लिक्विड। आप बोल सकते हो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड इन द लिक्विड, वो सॉलिड जो कि थोड़े समय के बाद नीचे ऑटोमेटिकली बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा बच्चों BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। तो इस तरीके के हमारा प्रोडक्ट बनेगा। नाउ व्हाट इज द फाइनल वर्क फ्रॉम आवर साइड? फाइनल वर्क इज दैट जब रिएक्शन हो जाएगी तब उसके बाद हमें इसका टोटल मास हमें फिर से फाइंड करना है। एंड व्हाट वी विल ऑब्जर्व थ्रू द एक्टिविटी कि भाई Na2SO4 का मास प्लस BaCl2 का मास इज इक्वल टू द मास ऑफ, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, मास ऑफ BaSO4 and the mass of NaCl। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। दिस इज द रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम इस एक्टिविटी के थ्रू वेरी स्मार्टली वी कैन प्रूव कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज देयर। सो ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया। फाइन। तो इस तरीके से हमको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन में ये दे सकते हैं कि भाई ये 50 ग्राम है, ये दे दिया आपको 30 ग्राम है, ठीक है। अब आप बताइए ये अगर 40 ग्राम है तो भाई ये बताइए ये कितना है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे? आप क्या करोगे, 50 प्लस 30 करोगे, पहले आप रिएक्टेंट्स का मास निकालोगे, फिर आप प्रोडक्ट का मास ऐड करोगे, 40 प्लस x करोगे, ठीक है। मेरे से पहले आप करके दिखा दो, 80 इक्वल टू 40 प्लस x, तो x कितना मिल गया, 80 माइनस 40 मतलब 40 ग्राम। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू आप लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। फाइन। नाउ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो अगर नहीं लिया ना तो मेरी वीडियो को आप थोड़ा इधर उधर खिसका करके देख लेना भाई, जहाँ भी लग रहा हो वहाँ पर ले लेना स्क्रीनशॉट्स। सॉरी मैंने थोड़ा पहले मिटा दिया। नाउ जो सेकेंड लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास, ये लॉ किसने दिया ये भी आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बहुत ही सिंपल सा लॉ है। इसके कहने का मतलब ये है कि इन अ कंपाउंड द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी भी केमिकल कंपाउंड में, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका जो रेशियो होता है बाय मास, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिंपल सी चीज़ है। जैसे देखो समझते हैं, जैसे मैं मानूं कि CO2 है। अब CO2 में कितने कार्बन है, एक, कितने ऑक्सीजन है, दो, ठीक है। कार्बन का मास कितना होता है आपको याद करना होगा। कार्बन का मास होता है 12 AMU,
AMU भी लिख सकते हैं, 12U या 12 AMU, ठीक है। U क्या होता है, यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको, यूनिफाइड मास, ठीक है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब ये होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो भाई मैंने CO2 का एग्जांपल लिया है। CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का मास 12U और 2 ऑक्सीजन का मास, 2 ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 × 16, तो यानी कि 12:32। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। तो यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है इन CO2 दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 3:8। अब अगर मैं क्या करूँ, मैं इस कार्बन का, मैंने यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल लिया होता CO2 का, मैं 2 ले लेती हूँ, 2 CO2, मैंने 2 CO2 ले लिए। अब देखो अब क्या होता है इस वाले CO2 में, अब सोचो पहले एक सिंगल CO2 था तो उसमें कार्बन एक था, अब चूंकि ये 2 बाहर से आ गया है बच्चों, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई ना इस कार्बन में भी हो रही है और इस ऑक्सीजन में भी हो रही है, तो कितने कार्बन हो गए, 2, कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 × 2 = 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब एक कार्बन जो है उसका मास कितना है, 12, तो 2 का कितना होगा, 24, और 4 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16, 4 = 64। अब फिर से इसको कट करते हैं, देखते हैं किस टेबल में आ रहे, 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 64, तो फिर से रेशियो कितना आ गया, 3:8। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो फिर से आ गया 3:8। तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय देयर मास इज फिक्स्ड, चाहे मैं 1 CO2 लूँ, चाहे मैं 2 CO2 लूँ, चाहे मैं 10 CO2 लूँ, चाहे मैं 15 CO2 लूँ, कितने भी CO2 के मॉलिक्यूल्स मैं ले लूँ, मुझे हमेशा जो है C और O सेम रेशियो में मिलेंगे बाय देयर मास। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6। अब देखो ये किस किस से मिलकर के बना है, ये 6 कार्बन से, 12 हाइड्रोजन से और 6 ऑक्सीजन से। तो 6 कार्बन का मास कितना है भाई, एक कार्बन का मास 12 है, तो ये हो गया 72, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताती हूँ भाई, 6 × 12 हमको करना है बच्चों, एक कार्बन का मास होता है 12, ठीक है। तो रेशियो 12 हाइड्रोजन, तो भाई एक हाइड्रोजन का मास है 1, फिर रेशियो 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक मास कितना है 16, तो 12 × 6 = 72, रेशियो 12, रेशियो 16, 6 × 96। नाउ क्या आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो व्हाट इज दैट, 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 72, 12 × 8 = 96। तो यहाँ पर 6:1:8 है, किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो 6:1:8 है। अब चाहे आप ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल ले लो, चाहे आप 3 ले लो, चाहे आप 5 ले लो, तो कहने का सेंस है भाई, साफ सी बात है, सिंपल सी बात है, नो बकवास है। बकवास क्या नहीं है भैया, मैगी वालों से आप मैगी का फॉर्मूला पता कर लो, वो नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे, ठीक है। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया हुआ है, उसके थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी वो जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं उस फॉर्मूले में, सो एवरीथिंग इज व्हाट, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय देयर मास। तो हर एक चीज़ उसमें जो है फिक्स है बाय देयर मास। तो वो फॉर्मूला अगर वो चेंज करेंगे तो उसका टेस्ट क्या होगा, वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, और हो सकता है लोग उसे लाइक करें और हो सकता है लोग उसे लाइक ना करें। तो हर एक चीज का एक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इन अ केमिकल कंपाउंड, लिख लेते हैं इसको, समझ में आया होगा। अच्छा, इसके लिए आप लोग अभी बुक की हेल्प लो, एटॉमिक मास जानने के लिए आप लोग थोड़ा बुक की हेल्प ले लो कि भाई किसका क्या एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ओके, सो law of constant proportion, according to this law in a chemical compound
The elements are always present in a fixed ratio by mass। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोग जो है कोई भी एग्जाम्पल दे दो जो कि हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, चाहे आप CO2 का एग्जाम्पल दे दो, चाहे आप अमोनिया का एग्जाम्पल दे दो, आप कोई सा भी एग्जाम्पल चूज़ कर सकते हो बच्चों। या कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ना आप वही दो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, जैसे आपने अमोनिया का एग्जाम्पल आप देना चाहते हो, सो इसमें कितने नाइट्रोजन है, एक, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3, तो एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है। याद करना भाई, मुझे याद है, आपको याद नहीं है, आप याद करो। ठीक है, 3, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 14:3 हो गया इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो। अगर मैं इसको 2NH3 ले लूँ तो 2NH3 में 2 नाइट्रोजन हो गए। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, हाइड्रोजन ऑलरेडी 3 थे, पहले से ही 3 थे, अब मैंने 2 बाहर ले लिया, मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए NH3 के, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन का नंबर डबल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन 2 × 7, हाइड्रोजन 6 × 1, तो 14:6, यानी कि 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। मैंने कुछ गलती की है, नहीं यहाँ पे 14 होगा, सॉरी बच्चों 45, सो ये हो जाएगा 28:6। ओके, सो 14:3। सो अगेन आप देख सकते हो कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है फिर से क्या है 14:3 है बाय देयर मास। अगर मैं 3NH3 ले लूँ तो 3NH3 में देखो 3 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 नाइट्रोजन का मतलब 3 × 14, 9 हाइड्रोजन का मतलब 9 × 1, सो 42 एंड 9, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। सो यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो रेशियो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो कितना है 14:3। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं और मुझे लग रहा है आप लोग जो है एंजॉय कर रहे हो क्लास को। तो बच्चों यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमने रिवाइज किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। एंड आई नो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे स्टार्टिंग से अभी तक देखने में हैं और वो लोग सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर लिसनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन बाय मी। फाइन। सो स्टूडेंट्स, मेरा और आपका एक बॉन्ड जो बन गया है, ठीक है, मेक श्योर ये हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। हमेशा आप लोगों को मुस्कुराते रहना है, हमेशा अपने आप को एक कदम ऊपर बढ़ाना है और पढ़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि दीपाली मैम अब आपके लिए जो है आपकी फेवरेट मैम बन चुकी हैं, तो कृपया करके मेरी वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्यारा प्यारा सा कमेंट मुझे देना है। एक चीज़ और, आपको बेल जो है ना वो ज़रूर प्रेस करनी है, क्योंकि बेल प्रेस करने से क्या होगा कि भाई मेरी और आपके बीच की डिस्टेंस और कम हो जाएगी। जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी आप उसको तुरंत देख पाएंगे और तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन, बाय बाय।